हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन मशीन लर्निंग। आज के मशीन लर्निंग के वीडियो में हम लोग फिर से टाइप्स देखने वाले हैं। तुम लोग बोलोगे कि यार हमेशा टाइप्स ही बात करते रहते हो, टाइप्स ही सीखते हैं हम लोग, आगे कब जाएगा, पीछे भी टाइप्स ही पढ़ा है। तो भाई थोड़ा डिफरेंस है बेसिकली। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने मशीन लर्निंग को ऑल ओवर क्लासीफाई किया था ताकि हम लोगों को थोड़ा समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे कि बैच और ऑनलाइन मशीन लर्निंग देखा हम लोगों ने, है ना। इम्प्लिसिट जो इंस्टेंस बेस्ड मशीन लर्निंग होता है और मॉडल बेस्ड मशीन लर्निंग होता है वो देखा हमने कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। लेकिन इस वीडियो से आगे हम लोग एक्चुअल में मशीन लर्निंग के टाइप्स देखेंगे जो कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखे थे। मतलब जो सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, री एनफोर्समेंट, है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा और अच्छे से जानेंगे, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मशीन लर्निंग के अंदर घुसने से पहले हम लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। डेटा टाइप्स तुम हर लैंग्वेज में पढ़ते हो, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं ना, अलग अलग साइजेस होते हैं उनके, इंटीजर, फ्लोट वगैरह वगैरह, वो सब भूल जाओ। मशीन लर्निंग सीखते वक्त हम लोगों को दो ही टाइप के डेटा क्लासीफाई करना पड़ेगा। दो ही टाइप्स में डेटा क्लासीफाई करो, क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर जा रहे हैं। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है इस नई दुनिया से, मशीन लर्निंग से। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं डेटा के। एक होता है न्यूमेरिकल डेटा, दूसरा होता है कैटेगोरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब क्या, इंटीजर, फ्लोट, कोई भी वैल्यू जिसके अंदर नंबर होगा, और वो नंबर होना चाहिए जिसका कुछ मतलब एक्चुअल नंबर होना चाहिए। वो मतलब एज हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, उसके अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही होना चाहिए या फिर फ्लोट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए भाई। तो वो हो गया न्यूमेरिकल डेटा। दूसरा होता है कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा यानी कि क्या भाई, ऐसा कोई जिसको तुम नंबर्स में नहीं डाल सकते। जे ऐसा डेटा जिसको तुम नंबर्स में नहीं डाल सकते। तो कैटेगरी के अंदर क्या आ जाता है, जैसे जेंडर आ गया, मेल और फीमेल, इसको तुम लोग नहीं डाल सकते ना। जी, उसको नंबर्स कैसे दोगे तुम, क्लासीफाई भी इसको नहीं कर सकते तुम लोग। वन ज़ीरो में कैसे करोगे। तुम किसी को भी वन रख सकते हो, किसी को भी ज़ीरो रख सकते हो, क्योंकि ये बूलियन में नहीं है ना। बूलियन में ट्रू और फॉल्स होता है, हम ट्रू को वन कंसिडर करते हैं, ज़ीरो फॉल्स को ज़ीरो कंसिडर करते हैं। कैटेगोरिकल में ऐसा डेटा जिसको तुमको क्लासीफाई करना पड़ेगा, जिसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे नेशनैलिटी हो गया, है ना, कोई इंडियन है, अमेरिकन है, ऐसे अलग अलग नेशनैलिटी जो होती है उसको तुम कैटेगराइज कर सकते हो, उसको नंबर असाइन नहीं कर सकते। उसके अंदर कोई ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया डाटा टाइप्स हो गया, जो कि हम लोगों को सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे जाते हैं। सबसे पहला टाइप जो हम लोगों ने देखा था, तुम लोगों को याद होगा, तो हम लोगों ने चार टाइप्स में सबसे पहला देखा था सुपरवाइज मशीन लर्निंग। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम लोगों को क्या होता है, इनपुट दिया होता है, साथ में आउटपुट भी हमारे पास होता है ना। तो हम लोग ये एग्जांपल लेके चलेंगे। सारा जो भी मशीन लर्निंग का हम लोग टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर कई जगह पे ये डिस्कस करेंगे हम लोग एग्जांपल। सपोज़ हम लोगों के पास में ये एक स्टूडेंट, एक कॉलेज का डेटा है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का आईक्यू लिखा हुआ है, सीजीपीए लिखा हुआ है, और उसका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये है इनपुट कि एक स्टूडेंट का आईक्यू दे दो, सीजीपीए दे दो, और प्रेडिक्ट करो कि उसका प्लेसमेंट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये है अपने पास में आउटपुट है। ये वाला आउटपुट है और ये दोनों इनपुट है। तो हम लोगों के पास में ये दोनों चीज़ें दी हुई रहती हैं, तो हमारे वो हो गया सुपरवाइज मशीन लर्निंग। बेसिकली ये हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं हम लोग। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है कि ये प्लेसमेंट डेटा जो है, ये जो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया है ना, उसका एक मॉडल मैंने बना रखा है कि ये आईक्यू है, ये सीजीपीए है, और ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं। ये इसका आईक्यू हाई है लेकिन इसका सीजीपीए कम है, तो इसका होगा कि नहीं होगा। तो ये इस तरह से हम लोगों ने ये बना के रखा है और इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर दो टाइप्स होता है। पहला होता है रिग्रेशन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं अभी, है ना। तो ये डायग्राम अगर बना के रखो ना तुम लोग सामने, तो तुम लोगों को काफ़ी इजी जाएगा समझने में, ठीक है। तो रिग्रेशन जो होता है, रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास में न्यूमरिक वैल्यू एज एन आउटपुट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे क्या था, यस और नो था। लेकिन हम अगर रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे प्लेस्ड और नॉट है, और यहाँ पे हम लोगों के पास में सिर्फ
नंबर दिया हुआ है, मतलब पैकेज दिया हुआ है कि इतने पैकेज के ऊपर इसका हो गया, कि 6.5 लाख का इसका पैकेज लग गया, 7 लाख का पैकेज लग गया, कुछ और पैकेज, जो पूरा डेटा नंबर्स के ऊपर होगा, आउटपुट जो होगा ना वो नंबर होगा। तो यहाँ पे रिग्रेशन यूज़ होता है कि तुम्हारा आउटपुट न्यूमरिक वैल्यू होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल, क्योंकि हम लोग कोई हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो ये हो गया रिग्रेशन का टाइप। तो इसके अंदर क्या होता है कि वी कैन फाइंड अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। तो कैसा भी लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है, वो इंक्रीमेंटल लाइन होगा, डिक्रीमेंटल लाइन होगा, मतलब ऐसी लाइन हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी आड़ी टेढ़ी हो सकती है। कोई भी एक लाइन होगी जिसके हिसाब से तुम प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रिग्रेशन। रिग्रेशन का हम लोग देखते हैं, ये एक लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल है यहाँ पे, जो हम लोगों ने डेटा दिखाया था ना। तो उसमें से ये हम लोगों ने ग्रे कर दिया है, मतलब इन लोगों का डेटा कंसिडर नहीं कर रहे, इन लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऐसा पकड़ के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों को एक लीनियर रिलेशनशिप मिल गया कि भाई देखो, अगर तुम्हारा आईक्यू इतना है, सीजीपीए इतना है, तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया और इतने प्राइस पे हुआ, तुम्हारा इतना पैकेज लग गया। अगर तुम्हारा आईक्यू ज़्यादा है, सीजीपीए भी ज़्यादा है, तो तुम्हारा ज़्यादा प्लेसमेंट हो गया। आईक्यू थोड़ा कम है, सीजीपीए और भी ज़्यादा है, फिर भी तुमको पैकेज लग गया लेकिन थोड़ा कम लग गया, है ना। तो ये हो गया हमारा एक लीनियर रिग्रेशन का एग्जाम्पल। ये लाइन ऐसी ऊपर जा रही है, ये हम लोगों को रिलेशनशिप समझ गए यहाँ पे। ये हो गया लीनियर रिग्रेशन। मतलब रिग्रेशन का एग्जांपल बेसिकली लीनियर रिग्रेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन है ना, सिंगल लाइन है, तो इसको लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे, जब रिग्रेशन के अंदर घुसेंगे और उसके अंदर एग्जांपल्स देखेंगे, मॉडल के टाइप्स देखेंगे, कोड करेंगे, तब हम लोग और भी देखेंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जैसे नाम में ही लिखा हुआ है कि क्लासीफाई करना है भाई। इसके अंदर नंबर का लेना देना नहीं होगा। आउटपुट एज नॉन न्यूमरिक वैल्यू, आउटपुट जो होगा वो नंबर्स में नहीं होगा। पीछे जो रिग्रेशन देखा था उसके अंदर क्या था कि हमारे पास में नंबर का आउटपुट था, लेकिन इसके अंदर नंबर आउटपुट नहीं रहेगा, न्यूमरिक वैल्यूज़ नहीं रहेंगी। तो वी कैन क्लासीफाई द डेटा इन टू और मोर वैल्यूज़। तो इसके अंदर हम लोगों ने दो टाइप में करा हुआ है क्लासीफाई, यस और नो। ज़्यादा भी क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या हो गया, वेदर डिटेक्शन मॉडल। तो जो वेदर डिटेक्शन मॉडल ये प्रेडिक्ट करेगा कि तुम्हारा मतलब बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो वो होगा तुम्हारा एक एग्जाम्पल बेसिकली। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, तुम सामने देख पा रहे हो, है ना। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो वही जो डेटा हम लोगों ने देखा था पीछे वाला, उसी को हम लोगों ने लिया है यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन क्या करेगा, यहाँ पे एक लाइन ऐसी आड़ी बना देगा। तो आईक्यू जो होगा, जिसका आईक्यू हाई है लेकिन जिसका सीजीपीए ज़ीरो है, तो उसका भी प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये एक रिलेशनशिप इसने ढूंढ लिया क्लासिफिकेशन ने। तो ये क्या करेगा, अब जब जब भी यहाँ पे कोई डेटा पॉइंट आएगा, उसको ये इस लाइन के बेसिस पे क्लासीफाई करेगा कि इसका प्लेसमेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग के हम लोगों ने दोनों टाइप्स देख लिए, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। अनसुपरवाइज में क्या होता है, हम लोगों ने पीछे भी थोड़ा डिस्कस किया था, शायद तुम लोगों को याद होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, पहला वाला। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास में पूरा डेटा जो है उसका आउटपुट नहीं होता हमारा, ठीक है। तो हमारे पास में डेटा का जो मतलब बेसिकली सिर्फ इनपुट वाला सेक्शन है ना, वही होगा, आउटपुट का होगा ही नहीं। आउटपुट गायब है यहाँ पे। यहाँ पे प्लेस्ड वाला था ना, प्लेसमेंट वाला कोई एक कॉलम था, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास में सिर्फ इनपुट होगा, आउटपुट नहीं होगा। वी हैव डेटा बट नॉट द आउटपुट। ये हो गया अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चीज़, है बहुत सिंपल है। तो क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग में ये फर्स्ट टाइप हो गया अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का। इसके अंदर कौन से टाइप होते हैं, क्लस्टरिंग होता है, उसके बाद में एनोमली बेस एनोमली डिटेक्शन होता है, उसके बाद में होता है एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग होता है, और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन होता है। चार टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो क्लस्टरिंग जो होता है, क्लस्टरिंग में क्या होता है कि अल्गोरिदम जो होता है वो डिवाइड करता है डेटा को क्लस्टर्स के अंदर। तो ये देखो, तुम एग्जांपल देख सकते हो कि ये डेटा है, इस तरह से वो क्लासीफाई हुआ है। ये हम लोगों ने किया नहीं है। ये डेटा पॉइंट्स, हम लोगों को जो डेटा आता है ना, तो वो डेटा आने के बाद में ये ऑटोमेटिकली ग्राफ के ऊपर ऐसा दिख रहा है, वो डेटा खुद ही ऐसा है, हम लोगों ने कुछ प्रोसेसिंग नहीं किया है उसके ऊपर। तो ये डेटा इस तरह के क्लस्टर में अगर हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये क्लस्टरिंग यूज़ होगा, यहाँ पे क्लस्टरिंग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, तीन क्लस्टर बने हुए हैं। ये एक क्लस्टर है,
ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब क्या, बेसिकली ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो ये ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। तो ये क्या करता है, अकॉर्डिंगली मॉडल जो है वो प्रेडिक्ट करता है आउटपुट कि सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, और तो हम लोगों को डिटेक्ट करना है कि यहाँ पे वाला जो पॉइंट है ये कौन सा, मतलब प्रेडिक्ट करना है कि ये कौन सा क्लस्टर का पार्ट बनेगा। तो ये जिस क्लस्टर के पास में है ये उसको ऐड कर देगा, या फिर इस क्लस्टर के अंदर एक डेटा पॉइंट आ गया तो ऑफकोर्स वो इस क्लस्टर का हिस्सा होगा, है ना। तो सिमिलर डेटा पॉइंट्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर। तो सिंपल है बेसिकली, तो तुम लोग सामने ही देख पा रहे हो। तो ये प्रेडिक्ट करना, इसको प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी कि नया डेटा पॉइंट जो है वो अगर इस क्लस्टर का हिस्सा है तो वो उसके हिसाब से हम लोगों को आउटपुट देगा। ठीक है, ये हो गया क्लस्टरिंग। दूसरा होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का हम लोगों ने पीछे एग्जांपल एक डिस्कस किया था, उसको फिर से मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज़ तुम्हारे पास में एक एक अलगोरिदम तुम बना रहे हो, एक मॉडल बना रहे हो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, जो मैं बहुत बार इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बहुत इजी है, बहुत सिंपल एग्जांपल है इसलिए। तो तुम्हारे पास में एक काफ़ी सारे कॉलम्स है डेटा के अंदर। एक कॉलम है स्क्वायर फीट है, हाँ, दूसरा है नंबर ऑफ़ रूम्स है, तीसरा है तुम्हारे पास में नंबर ऑफ़ बाथरूम्स है। तो ऐसा तुम्हारे पास में डेटा है, तो तुम लोगों को क्या करना है, उस डेटा को क्लीन करना है। पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला स्टेप होता है ना, तो उसके अंदर तुम लोग क्या करते हो, डेटा को क्लीन करते हो। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो होता है वो क्या करता है, इसके अंदर के अननेसेसरी कॉलम्स को हटा देता है ना। अनयूज कॉलम जो होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉलम्स होंगे तो प्रोसेसिंग में ज़्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे। ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में टाइम बढ़ेगा, है ना। क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो वो क्या करेगा, तुम्हारे पास में अगर स्क्वायर फीट है, साथ में नंबर ऑफ़ रूम्स है और नंबर ऑफ़ बाथरूम्स है, तो नंबर ऑफ़ रूम्स और बाथरूम्स को हटा देगा या फिर दोनों को मर्ज कर देगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर फीट के अंदर पूरा एरिया आ गया ना तुम्हारा घर का, तो तुम नंबर ऑफ़ रूम्स और बाथरूम्स, उसका मतलब ही क्या बनता है, क्योंकि घर का ही हिस्सा है वो। तो उसके अंदर तुम लोग वो हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो तुम इसके अंदर कर सकते हो बेसिकली। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन मतलब कि ऐसे डायमेंशन जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनको रिड्यूस कर दो, उनको कम कर दो। ठीक है, एक तो मर्ज कर दो या फिर हटा दो। तो क्या होता है कि व्हेन वी हैव लार्ज डेटा विथ लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स, ज़्यादा अगर कॉलम्स है तो फिर क्या करता है ये, प्रॉब्लम्स कॉज बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या कॉलम्स के ज़्यादा कॉलम्स हो तो क्या प्रॉब्लम आते हैं, अनयूज़फुल कॉलम्स होते हैं कुछ कुछ। जैसे कि हमने पीछे वाला डिस्कस किया, उसके अंदर तुम्हारे पास स्क्वायर फीट ऑलरेडी है, नंबर ऑफ़ रूम्स और नंबर ऑफ़ बाथरूम्स तुमको डालने की ज़रूरत नहीं है, अनयूज कॉलम्स है वो। तो तीसरा होता है कि इससे क्या होता है, स्लो ट्रेनिंग, क्योंकि ज़्यादा कॉलम्स तो स्लो ट्रेन होगा मॉडल, है ना। तो ये हो गया, ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सॉल्व करने के लिए ये कहता है, जो मैंने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाला यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, नंबर ऑफ़ रूम्स और वॉशरूम्स है उनको मर्ज करके स्क्वायर फीट बना दो, है ना। तो ये हो गया एक, इसको फीचर एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं बेसिकली। तो ये हो गया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, इसका ज़्यादा कुछ तो एक्सप्लेनेशन है नहीं। हम जाते हैं अगले टाइप के तरफ, जो है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन के बारे में भी हम लोगों ने पीछे बात की थी कि एनोमली होती है, कुछ ना कुछ एनोमली, एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसको डिटेक्ट करता है वो, है ना। ये एल्गोरिदम एनोमली को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे एग्जांपल, ये तो एक्सप्लेनेशन तुम पढ़ भी लोगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है वो देखते हैं हम कि देखो स्टॉक प्राइस है ये बेसिकली, या फिर कोई एक एनर्जी कंजम्पशन है किसी एक इसका, किसी मशीन का। फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन लगाई है कि जिसका एनर्जी कंजम्पशन ऐसा ऐसा चल रहा है, बट अचानक से ये इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है एक पॉइंट पे। तो फिर क्या होगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है भाई मशीन में, कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इसने क्यों किया, एनर्जी कंज्यूम इतना क्यों किया, क्योंकि नॉर्मली तो ये सब चल रहा था। वैसे ही स्टॉक प्राइस का भी होता है कि स्टॉक प्राइस अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। तो ये सब तुम्हारा एनोमली डिटेक्शन हो गया, तो ये एक एनोमली है जो इसने डिटेक्ट कर ली। ठीक है, तो ये हो गया एक एनोमली डिटेक्शन। तो एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग ना, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये पैटर्न ढूंढता है कि कौन से डेटा के साथ में कौन सा दूसरा डेटा अगर तुम साथ में रखोगे तो वो अल्गोरिदम ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो इसका एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऑलरेडी पढ़ सकते हो तुम लोग। वॉलमार्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है, जो कि मैंने तुम लोगों को पीछे भी दिया था, कि बेबी डायपर जो थे वॉलमार्ट के अंदर, वो उसके बाजू में उन लोगों ने बियर रख दी थी, क्योंकि वो दोनों साथ में ज़्यादा बिक रहे थे, उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा था। क्यों?
क्योंकि दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जब एनालाइज किया डेटा तो उन लोगों को ये पता चला कि जब बेबी डायपर बिकते हैं तो वही लोग जो बेबी डायपर ख़रीदते हैं वो बियर्स भी ज़्यादातर ख़रीदते हैं, तो उन लोगों ने उनको साथ में रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये करता है एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग कि एक सब पैटर्न ढूंढता है कि एसोसिएशन में कि एक डेटा के साथ दूसरा डेटा रखोगे तो उससे तुम्हारा इफ़िशिएंट एल्गोरिदम हो जाएगा, तुम लोगों को एल्गोरिदम अच्छा से काम करेगा, तुम लोगों को बेटर रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएशन रूल बेस्ड लर्निंग बेसिकली। चारों टाइप्स हम लोगों ने देख लिए अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के। अब अगला पार्ट देखते हैं, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग मतलब क्या, दोनों का मिक्सचर है भाई, सुपरवाइज का और अनसुपरवाइज का, दोनों को मिक्स कर दो, है ना। हमारे पास में कुछ डेटा पॉइंट्स है, जो डेटा पॉइंट्स लेबल्ड है, और कुछ डेटा पॉइंट्स है जो अनलेबल्ड है ना। तो ऐसा एल्गोरिदम जो कि लेबल डेटा जो होता है, जिसके कॉलम्स को तुम लोगों ने ऑलरेडी नाम दे रखे हैं, उन कॉलम्स को तो हम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा डेटा जिस कॉलम्स को नाम ही नहीं है, तुम्हारे पास में एक अनफिल्टर्ड डेटा है, गड़बड़ डेटा है तुम्हारे पास में, तो ये क्या करेगा, उन कॉलम्स को अपने आप ही नाम दे देगा, कुछ तो नाम दे देगा, कुछ आइडेंटिटी दे देगा, उसके बाद में उस पर प्रोसेसिंग करेगा, है ना। तो ये क्या है, ये सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम है। तुम्हारे पास में अगर ज़्यादा क्लीन डेटा नहीं है, जो भी है उसको ये मॉडिफाई करके सेल्फ लर्न कर लेता है कि ये जो पैरामीटर है, ये कॉलम है, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, ये वो खुद डिटरमाइन कर लेता है, खुद सीख लेता है। और उसके बाद में ये हम लोगों को रिजल्ट्स देता है उसके बेसिस पे। तो डेटा सेट को अंडरस्टैंड करता है ये बेसिकली, है ना, क्योंकि नाम दे रहा है ना, ये जो कॉलम्स तुम लोग यूज़ कर रहे हो उसको ये खुद एनालाइज कर रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस है, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेबल भी खुद ही कर रहा है ना। तो एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल दे रखा है कि यूजिंग अ स्मॉल सेट ऑफ लेबल्ड इमेजेस, हमारे पास में लेबल इमेजेस है और लार्ज सेट ऑफ अनलेबल इमेजेस है। तो हमारे पास में छोटा डेटा है जो लेबल्ड है, लेकिन बहुत सारा डेटा है जिसको लेबल ही नहीं है। तो ऐसे मॉडल, ऐसे जगह पे हम लोगों को ट्रेन करने के लिए जो मॉडल यूज़ होता है वो होता है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो जब डेटा ज़्यादा क्लीन ना हो या फिर अनलेबल्ड हो तो वहाँ पे सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूज़ होगा। ये हो गया थर्ड पार्ट, फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है लेकिन जो इवॉल्व होता ही जा रहा है, तो वो है री एनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। री एनफोर्समेंट मशीन लर्निंग का मैंने पीछे भी बताया था आप लोगों को कि ये एल्गोरिदम जो है ना, ये काम करता है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बेसिस पे। ये रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बेसिस मतलब क्या, कि बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होता है ना, उसके पास डेटा होता ही नहीं है। उसके पास में डेटा या तो नहीं होगा या फिर बहुत कम डेटा होगा। तो जब उसको डेटा आता है, रियल टाइम में डेटा आता है, तो ये उस डेटा पे प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी आउटपुट आएगा, उस आउटपुट के ऊपर इसको रिवॉर्ड मिलता है। अगर वो आउटपुट सही गेस किया तो उसको रिवॉर्ड देते हैं, अगर उसने गलत गेस किया तो उसका पॉइंट काट लेते हैं, उसको पनिशमेंट मिलता है। तो उसके बेसिस पे वो सीखता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल था एक, वो एरोप्लेन वाला, कि एक एरोप्लेन बनाया हुआ था या फिर सिमुलेशन था, आई डोंट नो। तो वो एरोप्लेन को उन्होंने ऐसे, फाइटर प्लेन था वो, तो उसको उन लोगों ने ऐसे ट्रेन किया था कि उसको टारगेट्स देते थे और उसको टारगेट को हिट करना है। उस टारगेट को अगर वो हिट करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलता था, और अगर मिस करेगा तो उसको पनिशमेंट पेनल्टी दी जाती थी। तो ऐसा होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसका ऑब्वियसली अगर ये इतना है तो इसके अंदर तुम लोगों को, या ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके बाद में ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ये काम कर रहा है ना। तो उसके बाद में ऑलवेज इम्प्रूविंग इम्प्रोवाइजिंग मॉडल है ये, कि ये ट्रायल एंड एरर पे काम करेगा, थोड़ा भी चेंज होगा तो ये खुद ही उसके ऊपर का जो भी लॉजिक है उसके अंदर चेंजेस करके सीखता चला जाएगा। और डायनेमिक डेटा होगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि डेटा तो रन टाइम आ रहा है। तो ये हो गया, हमारे सारे टाइप्स हम लोगों ने देख लिए। आगे के वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए भाई, बाय बाय।